अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं अपना थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे हुआ कल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाने का इत्तेफाक हुआ। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काफी अरसा जो है वो एक पॉलिटिकल शो भी करती रही हूँ मुकालमा के नाम से। लेकिन कुछ अरसे से मैं नहीं कर रही थी जब से ये कोरोना वायरस वगैरह का था सारा चक्कर। तो एनीवे कल एक चैनल ने बड़े दिनों के बाद एक चैनल ने मुझे इनवाइट किया एज अ गेस्ट। और उन्होंने कहा कि जी वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे बात करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा। तो कल का दिन क्योंकि मेरा ऑफ था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है चली जाती हूँ। तो उसमें मैं आपको बताना चाह रही थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में किस तरह से है। सबसे पहले तो जब मैं वहां पहुंची हूँ, बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा था, चैनल के सब लोग, प्रोड्यूसर वगैरह, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सब लोग बहुत इज्जत से मिले और बहुत बात करते रहे। हमारे यूट्यूब चैनल के भी काफी ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल देख रखा था और वो उस बारे में बात करते रहे, पूछते रहे। एनीवे उसके बाद ये शो शुरू हुआ और शो में सबसे पहले जो एंकर थे वो मेरा ख्याल है कि वो शायद मुझे नहीं जानते थे, लेकिन खैर उन्होंने ऐसे शुरू नहीं किया। और उन्होंने बात ऐसे ही की जैसे कि उन्होंने हमारी बहुत वीडियोस देखी हो। लेकिन जब मेरे साथ दो गेस्ट और थे, दो मेल गेस्ट और थे, जो कि एक पीटीआई से ताल्लुक रखते थे, वो भी अक्सर हमें इंडियन टीवी चैनल्स पे नजर आते रहते हैं, और दूसरे जो थे वो आर्मी के थे, कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। तो जो एंकर पर्सन थे उन्होंने बातचीत शुरू की और उधर से उन्होंने पूछना शुरू किया कि जी इंडिया ये कर रहा है, और अभी जो रिपोर्ट एक आई है जिसमें कि ये बताया गया है कि टेरर फंडिंग में इंडियन बैंक्स इन्वॉल्व है, उस पर वो बात करते करते जब दूसरे गेस्ट जो थे उनके साथ उन्होंने बात की, और जब मेरी तरफ आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों इस तरह की इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाता है, और जबकि खुद की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है वगैरह वगैरह। एनीवे जैसे एक क्वेश्चन होता है हम भी करते हैं, तो उन्होंने अपना एक सवाल मुझसे किया। और लेकिन जब मैंने उनको जवाब दिया और मैंने उनसे ये कहा कि क्योंकि जो थोड़ा सा मैं आपको बता सकूंगी कि जो कि जब दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंडिया की हो, ये लोग जो हैं ये जो चीज के ऊपर वोट लेकर आए हैं वो ये है कि ये आम आदमी की हालत को सही करेंगे। आम आदमी को जॉब मिलेगी, घर होगा, उसके घर में राशन होगा, उसे कोई हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब दोनों हुकूमतें ये सब कुछ करने में नाकाम रहती हैं या उस लेवल का नहीं कर पाती जिसका उन्होंने वादा किया है, तो फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, और पाकिस्तान भी यही कहता है कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशन हो रही है, और इसी किस्म की एलिगेशन एक दूसरे पे लगाते हैं ताकि पब्लिक सारी उस तरह देखने लगे। ये बात मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई इतनी गलत बात की थी, और कि एकदम से वो परेशान हो गए एंकर साहब, और सुनते रहे। मुझे उनके एक्सप्रेशन देख के लग तो रहा था कि वो अजीब अजीब से मुझे एक्सप्रेशन दे रहे थे, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन एनीवे मैंने अपनी बात कंप्लीट की, और मेरी बात कंप्लीट होने के बाद जो है वो उन्होंने रिकॉर्डेड शो था, उन्होंने ब्रेक ली। ब्रेक जब हुई है तो जो एंकर साहब थे वो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए और मुझे कहने लगे कि प्लीज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जिस तरह के कमेंट्स कर रही हैं तो बाहर गाड़ी खड़ी होगी जो मुझे उठा के ले जाएगी। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये मैंने ऐसा क्या कह दिया, और ऐसी क्या बात है कि इनको गाड़ी उठा के ले जाएगी। तो एनीवे खैर मैंने उनसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या क्या कह दिया, बल्कि जो मेरे साथ दूसरे गेस्ट बैठे हुए थे उन्होंने भी यही कहा कि नहीं हमें कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन
उन साहब की हालत बहुत खराब थी और वो कह रहे थे कि हम इस शो को हमें एडिट करना पड़ेगा। एनीवे ब्रेक के बाद वो उन्होंने फिर मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप जरा मतलब हालांकि मैं इस तरह बात नहीं कर रही थी जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बात करती हूँ, उस तरह से तो मैंने जरा भी बात नहीं की। मुझे मालूम था कि मैं एक पाकिस्तानी चैनल पे बैठी हूँ और मुझे उसी तरीके से बात करनी है। लेकिन खैर दोबारा शो शुरू हुआ और शो शुरू होने के बाद फिर वो दोबारा जो पहले वाले गेस्ट थे वो उनकी तरफ गए और वहां से उन्होंने बात शुरू की कि जी मेजर गौरव आर्य जो है वो अपनी वीडियोस में कहते हैं शिया सुन्नी फसाद करा दो और पाकिस्तान को तोड़ दो, पाकिस्तान को ये कर दो वो कर दो, करते करते खैर उनसे वो जवाब लेते हुए वो मेरी तरफ आ गए और फिर वो कहने लगे कि देखिए जी मेजर गौरव आर्य जो है वो इस तरह की बात करते हैं और ये भी तो टेररिज्म की ही एक शक्ल है। तो आपको नहीं लगता कि उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए? तो दिल तो मेरा ये चाह रहा था कि मैं उनसे कहूँ कि अगर मेजर गौरव आर्या की सिर्फ वीडियो से वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो सकते हैं और सिर्फ उनके स्टेटमेंट से डिक्लेयर हो सकते हैं वो टेररिस्ट, तो फिर इस तरीके से तो शेख रशीद भी हो सकते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम ऐसे बम मारेंगे जिससे सिर्फ हिंदू मरेंगे और मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, तो वो भी टेररिज्म में आ जाता है। जिस तरह के बयान फयाजुल हसन चौहान देते हैं माइनॉरिटी के बारे में, इंडिया के बारे में या किसी भी ऐसे मुल्क के बारे में जिससे हमारा थोड़ा सा भी इख्तलाफ चल रहा हो, तो या फिर अपोजिशन के बारे में, तो फिर तो उस हिसाब से ये लोग भी टेररिस्ट हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि वो एंकर साहब इस कदर घबराए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात सारी इतनी है कि अगर एक मेजर जो सिर्फ 5 साल के लिए फौज में रहे हों और वो सिर्फ अपनी वीडियो के जरिए आपके मुल्क में इतने फसाद फैला रहे हैं, तो आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? आपकी एजेंसीज उस चीज को रोक क्यों नहीं सकती, जबकि वो तो ऐलान करके कर रहे, छुपके भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपको चाहिए, आपके पास तो प्रूफ है, आपको चाहिए वो उनकी सारी वीडियोस ले जाके यूनाइटेड नेशन में दे दें और कहते हैं देखो जी देखो ये हमें क्या कह रहे हैं। अब फिर मैं एंकर साहब फिर परेशान हो गए। खैर उन्होंने जैसे तैसे मेरी बात को बर्दाश्त किया और उसके बाद वो दोबारा जो था वो दूसरे गेस्ट जो थे उनकी तरफ चले गए। फिर उसके बाद काफी देर ऐसा रहा कि नॉर्मली होता ही ये है पाकिस्तानी टॉक शो में स्पेशली ऐसा होता है कि जब आपके 3 गेस्ट होते हैं तो आप पहले गेस्ट के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं और फिर तीसरे के पास जाते हैं, थर्ड की बारी आ जाती है। लेकिन मैं क्योंकि एज अ फीमेल मैं एक ही थी फीमेल और वहां पे दो जो थे वो मुझसे सीनियर मेल गेस्ट बैठे हुए थे, तो वो एंकर साहब जो थे वो मेरे दूसरे आंसर के बाद वो इतने ज्यादा डिसहार्टेड हुए कि वो काफी देर तक फर्स्ट गेस्ट पे जाते थे, फर्स्ट से वो सेकंड गेस्ट पे चले जाते, सेकंड से वो दोबारा फर्स्ट पे चले जाते थे। तो बड़ा मुझे अजीब लगा, अपने में बैठी हुई मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैं हालत देख रही थी कि हमारे मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या हालत है। क्या कुछ बोलने की इजाजत नहीं है, चाहे आप कितना ही संभल के बात करें, कितना ही आप उसको अच्छे अल्फाज में करके बताने की कोशिश करें। उसके बाद एक गेस्ट जो थे वो कहने लगे कि जी यहाँ पे जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि लगता है कि जी एंटी पाकिस्तान है। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको कहा कि जी ये जो गेस्ट पहले बात कर रहे थे उसमें मैं जरूर एक तबसरा करूंगी, एक कमेंट अपना दूंगी। असल में जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग सही बात बताते हैं कि जी ये चीज हमारे में गलत है और ये चीज हमें ठीक करने की जरूरत है, तो चाहे वो इंडिया में बोलेंगे तो वो एंटी इंडिया हो जाएंगे और अगर वो पाकिस्तान में बोलेंगे तो एंटी पाकिस्तान हो जाएंगे। ये कमेंट भी जो था मेरा वो जो एंकर साहब थे उनके हिसाब से उनको कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन खैर उन्होंने मुझसे काफी देर तो वो जो पहले वाले गेस्ट थे वो उन्होंने काफी ज्यादा टाइम वो फिर उनसे ही बात करते रहे और लास्ट में एक आखिरी सवाल लेके वो फिर मेरी तरफ आए और उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी यूथ है उसको इंडियन यूथ से कुछ सीखना चाहिए? तो मैंने कह दिया कि हाँ बिल्कुल, हमें उनसे इंडियन यूथ से ये सीखना चाहिए कि हम बुक्स पढ़ें, अखबार पढ़ें, क्योंकि मेरे ख्याल से जो इंडियन यूथ है वो हमसे ज्यादा पढ़ती है और हमसे ज्यादा स्टडीज करती है और हमारे यहाँ जो है वो पढ़ने लिखने का रिवाज जरा कम हो गया है। हम ना बुक्स पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सिर्फ टीवी देखते हैं और सिर्फ टीवी से ही अपने आप को अपडेट करते हैं। ये चीज भी जो एंकर साहब थे उनको मेरे ख्याल है इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ल देख रही थी वो अजीब, मुझे नहीं पता मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे थे। लेकिन एनीवे शो जो था वो उसके बाद शो जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद शो के बाद भी वो एंकर साहब जो थे मुसलसल यही कह रहे थे
कि हमें शो को एडिट करना पड़ेगा और वो जो है हम इस तरह से नहीं चला सकते, और आप जो है वो आप तो बहुत मतलब बोल्ड होके बात करती हैं, लेकिन मुझे तो उनको बार-बार ये लग रहा था कि उनको कोई उठा के ले जाएगा, वो गायब हो जाएँगे या वो नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड को चले जाएँगे। तो मैंने उनसे कहा अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आप मेरा एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए मैं नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं गई हूँ, मैंने वैसे भी कभी नहीं देखा नॉर्दर्न एरियाज़, तो मैं चली जाऊँगी आपकी जगह। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा ये शो रिकॉर्ड हुआ था रात को 8 बजे, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये 10 बजे ऑन एयर होगा। लेकिन कल रात को वो शो ऑन एयर नहीं हुआ, और अब जब मैंने उनके प्रोड्यूसर से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि जी नेक्स्ट वीक में शायद वेडनेसडे को ये शो जो है वो ऑन एयर हो। इसका मतलब है कि उस शो की बहुत ज़्यादा एडिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा हर बात को काटा जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब इस तरह से करके या एस्टैब्लिशमेंट या जो कोई भी कर रहा है, इस तरह से लोगों को चुप करा के फायदा कोई नहीं होगा। आप सब लोगों की गर्दनें नहीं काट सकते, सबको चुप नहीं करा सकते, और स्पेशली जो लोग मीडिया फील्ड में है, जर्नलिज्म में है, और वो जर्नलिज्म का मतलब समझते हैं और उनको मालूम है कि बात कैसे करनी है, तो उनको आप इस तरीके से चुप कराना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इस तरह से शो को रुकवा देना, शो को ऑन एयर ना होने देना, और अब उसको मुझे नहीं पता कि वो उसमें कितनी एडिटिंग होगी, उसमें क्या कुछ हटा दिया जाएगा, लेकिन भारत इस तरह की मुझे मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसी से पता लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया कितना आज़ाद है, पाकिस्तानी मीडिया में कितनी ज़्यादा फ्री हैंड दिया हुआ है, और ये वही मीडिया है जो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की सीट तक लेकर आया है। और सबसे पहले वो इमरान खान साहब ही थे, जो हर वक़्त जो है वो मीडिया मीडिया उन्होंने यूज़ किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। ये और बात है कि अब जो सोशल मीडिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को धमकियाँ देने के लिए, लोगों को गालियाँ पड़वाने के लिए, या किसी की बात ज़रा-सी भी पसंद ना आए तो कहीं न कहीं से उनके पेड मेंबर्स जो हैं सोशल मीडिया टीम के, वो निकल कर आ जाते हैं, वो तरह-तरह की धमकियाँ लगाते रहते हैं, जो मुझे वीकली रिसीव होती रहती हैं। उसमें कोई ख़ास बात नहीं है और ना ही मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कि अपनी आदत की बात है, अगर किसी को सही बात करने की आदत है, या अगर मेरी बात आपको सही नहीं भी लग रही, हो सकता है आपके हिसाब से मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बोलने का हक है, और मैं बात करती रहूँगी, और मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती। चाहे आप लोग कोई भी बात करें, चाहे आप लोग धमकियाँ दें, चाहे आप जो है वो शोज़ एडिट करवाएँ। वैसे तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी टीवी चैनल पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने हाल देख लिया है कि एक दफ़ा गई हूँ तो किस तरीके से शो को रुकवा दिया गया, किस तरीके से शो को अब एडिट किया जाएगा, जैसे पता नहीं कसाई की दुकान पे भेजेंगे और उसका किया पांचा करके और फिर शो को जो है वो लगाया जाएगा। क्योंकि ऐसा कौन-सा पॉलिटिकल शो होता है जिसको आप ऑन एयर करने के लिए आपको 4 से 5 दिन की एडिटिंग का टाइम चाहिए, या मुझे वो वेडनेसडे का बता रहे हैं उस शो के लिए जो शो फ्राइडे को रिकॉर्ड हुआ है। जबकि जब मैं चैनल से निकली थी उस वक़्त मुझसे ये कहा गया था कि ये आज ही रात को 10 बजे आएगा। लेकिन वो शो कल रात 10 बजे नहीं आया, और अब उसके जब प्रोड्यूसर से पूछा गया तो मुझे ये बताया गया कि जी वो 4-5 दिन के बाद एडिट होकर आएगा। तो अब बहरहाल देखते हैं कहाँ तक ये रोक सकते हैं या कहाँ तक ये रोकेंगे। अभी जैसे इन्होंने टिकटॉक बंद किया है, वो भी इनकी अजीबो-गरीब हरकत है। एक तरफ ये कहते हैं कि जी डिजिटल पाकिस्तान बनने के लिए जा रहा है, हम पाकिस्तान को तरक्की देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद ये जो भी इन्होंने टिकटॉक बंद किया है, फिर ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ों पे बैन लगाना शुरू करेंगे, ये उसकी इब्तिदा है। और लगता है कि ये चाइना वाले फॉर्मेट के ऊपर जाएँगे कि ना सोशल मीडिया हो, ना कुछ हो, लेकिन लोगों के दिमागों को आप कैसे रोकेंगे? लोगों को बात करने से आप कैसे रोकेंगे? क्या ऐसा हो सकता है जिससे लोग इमरान खान साहब को पसंद करना शुरू कर दें? उन तमाम बातों से के बावजूद जिस किस्म की स्टेटमेंट वो देते हैं, जिस तरह की गवर्नमेंट वो चला रहे हैं, जो महँगाई का आलम है, आम आदमी की कमर टूट के रह गई है, लोगों को ये हर वक़्त यही बताते रहते हैं कि जी फाशी फैल रही है।
अब फहाशी के बजाय अगर ये माशी प्रॉब्लम्स के ऊपर तवज्जो दें, जो कि मुबश्शिर जैदी ने भी कहा है, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर होगा। लेकिन ये फहाशी की बातें कर रहे हैं, ये वल्गैरिटी की बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब, जो कि बड़ी हैरत की बात है। और एक जगह और मैं पढ़ रही थी कि बड़ा अच्छा किसी ने लिखा था कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो क्या ही अच्छा होता अगर एस्टैब्लिशमेंट को एहसानुल्लाह एहसान के बारे में भी पता होता कि वो कहाँ है। यानी उसने इतने बच्चों को हमारे मार दिया, शहीद कर दिया, और उसके बाद उस एहसानुल्लाह एहसान को इन्होंने छोड़ दिया, और अब ये उसकी बात भी करने को तैयार नहीं है। ये जब उस चीजों पे आप बोलेंगे, इस तरह की बातों पे आप उंगली उठाएंगे, तो जाहिर है कि आप इनके फेवरेट तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमें कोई शौक भी नहीं है कि हम फेवरेट बने। हम जो बात सच है वो बोलेंगे और कहेंगे, और इससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, आप लोग मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो वो करके देख लेंगे, लेकिन सच्ची बात तो निकल के ही रहती है। और अब तो छोटे छोटे बच्चे तक जो है, उन तक को जो है वो अब इतने ज्यादा मेच्योरिटी के साथ बच्चे भी बिहेव करते हैं कि आप उनसे भी कोई बात नहीं छुपा सकते। सबको पता है कि इमरान खान साहब की एक फेल्ड गवर्नमेंट है, उनसे कोई चीज संभल नहीं रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। और बाय द वे, जुल्फी बुखारी कहाँ है? पहले तो वो गायब हुए थे, आपके जहांगीर तरीन, उनको गायब कर दिया था आपने, और अब आप कह रहे हैं कि जी जो जुल्फी बुखारी है आजकल वो भी नजर नहीं आ रहे। दूसरा, पर्सनल अटैक्स, इमरान खान साहब जो पर्सनल अटैक्स करते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब निहारी खाते हैं, तो निहारी खाने वाला क्या काम करेगा। तो जी इस तरह के मेरा ख्याल है हर एक को हक है कि वो क्या क्या डिश पसंद करता है और क्या डिश खाता है। उससे उनकी परफॉर्मेंस का गवर्नमेंट चलाने का कोई ताल्लुक नहीं है। और बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की हो या ना की हो, वो एक अलग बहस है, उस पर अलग एक डिबेट हो सकती है। और हमने अभी तक जो कुछ देखा है उनका गवर्नमेंट चलाने का जो तरीका नवाज शरीफ साहब का था, वो बहरहाल इमरान खान साहब से बहुत बेहतर था। और निहारी खाने से अगर कोई उनको फर्क पड़ता है तो हो सकता है इमरान खान साहब को पड़ता हो, वरना तो यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को अपना नशा बदल लेना चाहिए, अगर वो कोकीन लेते हैं तो उसकी जगह कुछ और ले लेना चाहिए। लेकिन ये चीज जाहिर है कि उनको इतनी पसंद नहीं आएगी जो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। और अगर आप किसी के ऊपर इस तरीके से अटैक करेंगे, पर्सनल अटैक, तो तैयार रहिए कि आपके ऊपर भी आ सकता है। और इतना एक आदमी जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हो, और बहरहाल प्राइम मिनिस्टर हो, आपको अच्छा लगे या ना लगे, उनको कम से कम ख्याल करना चाहिए कि वो अपने जो तकरीरें करते हैं, जो स्पीचेस देते हैं, उसका स्टैंडर्ड हाई रखें। और इस तरह की गिरी हुई बातें कि जी वो निहारी खाते हैं या कोई जो है वो कबाब खाता है, कोई सब्जी खाता है, तो ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए उनको। और सबसे पहले जो वो फ्री मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस सारे के नारे लगाया करते थे, तो ये एक बिल्कुल रिसेंटली एक्सपीरियंस मैंने आपको अपने साथ शेयर किया है, और मैंने बता दिया है कि पाकिस्तानी मीडिया कितना आजाद है, पाकिस्तानी मीडिया को कितनी इजाजत है, और पाकिस्तानी मीडिया में लोग कितने खुश हैं और कितने कॉन्फिडेंट है, और उनको कोई खौफ नहीं है। जो कि कल मैंने देखा उन एंकर साहब को कि जिनकी हालत पतली थी और उन्होंने आगे लिटरली हाथ जोड़ के बैठे हुए थे कि प्लीज आरजू आप ये कमेंट्स ना करें। क्या मतलब है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इसमें क्या हर्ज है अगर मैं कहूँ कि जी जिस काम के लिए इनको वोट पड़े थे वो काम ये नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन साथ ही अगर उनको ये लग रहा है कि कोई यहाँ पे फसाद फैला रहा है और उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो जाइए करिए, लेकिन उसके लिए भी तैयार रहिए कि फिर उसके साथ ही जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आपके मिनिस्टर्स की तरफ से जाती है, तो वो भी टेररिज्म के जमरे में ही आएगी, और उसको भी उनको भी टेररिस्ट ही डिक्लेयर किया जा सकता है अगर सिर्फ वीडियोस की बेस पे बात हो रही हो तो। लेकिन अगेन बात वही है कि वो तो आसिम सलीम बाजवा साहब की बात भी जो है वो मेजर गौरव वालिया ने की थी, लेकिन उसके साथ ही जो है अहमद दुरानी साहब ने भी बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी थी, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। उनको कह दिया गया कि जी बस ठीक है, आप बिल्कुल हाथ साफ है और आप कर ही जाइए सी पैक के साथ काम, सी पैक के प्रोजेक्ट में आप रहिए। लेकिन बात सारी ये है, जो अमजद शेख साहब से भी मैंने बात की थी कि वो 2 करोड़ या 1 करोड़ की गाड़ी को 30 लाख का बता रहे थे, वो कहने लगे कि जी वो हो सकता है उन्होंने इंजन टूटा हुआ खरीदा। इंजन टूटा हुआ खरीदा हो कि क्या से क्या मतलब है? मैं जनरल साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने उनको
उस वक्त कुछ मैं कह नहीं पाई, मैंने कुछ कहा नहीं उनको, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो काफी है इस बात को सुनने के लिए और इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही हमारे यहाँ जो है वो कहा जाता है, लेकिन किसी और इदारे में अगर कोई करप्शन हो, कोई चीज ठीक करने की जरूरत हो, तो वो आप बोल नहीं सकते, उसकी आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है। थैंक यू।